इस लेसन में हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की पोइम्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपने तैयारी कर ली है तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं की है तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो हर पोइम से एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं या आपको लिख के ही आने हैं अगर पोइम्स में से कुछ भी आ जाए। तो पहली पोइम हमारे पास है द लोटस ईटर्स। इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पोइम लिखी गई है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो आपको हर पोइम का राइटर ज़रूर याद होना चाहिए और राइटर का फुल नेम भी याद होना चाहिए। तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है हमारा पहला पॉइंट, जिसकी पोइम है द लोटस ईटर्स। ये लाइन आप हर एक पोइट के लिए लिख सकते हो। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अगर और कुछ नहीं आ रहा है तो पेज भरने के लिए लाइन बहुत अच्छी है ये। कोई भी पोइम हो वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स, कोई भी राइटर हो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। ओके, ही वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। एल्फ्रेड टेनिसन की खास बात यह है कि वो विक्टोरियन पोइट था। विक्टोरियन एज में उसने लिखा था और विक्टोरियन एज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जितनी भी खासियत थी, वो सारी की सारी इस पोइट में हमें मिलती है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के अंदर। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है ये कि ही वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का वो रिप्रेजेंटेटिव पोइट है, यानी उस एज की सारी खासियत एल्फ्रेड टेनिसन की पोइम्स में हमें मिल जाती हैं। अब आते हैं पोइम पे। द पोइम लोटस ईटर्स बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी। एच बड़ा कर लेना इसमें। होमर की एक बुक है ओडिसी, उस बुक के ऊपर ये लोटस ईटर्स जो पोइम है ये बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पोइम से रिलेटेड। होमर एक बहुत ही बड़ा यूनान का, ग्रीस का राइटर था। उसने ओडिसी लिखी थी। ओडिसी के अंदर एक नायक था जिसका नाम है यूलिसिस, और उस नायक का एक दूसरा नाम है ओडेसियस। दोनों का एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो जब भी मैं यूलिसिस कहूँ या ओडिसियस कहूँ तो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो ओडिसी जब युद्ध करके वापस लौट रहा था, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, वो उस युद्ध का नाम था ट्रोजन वॉर। ट्रॉय के खिलाफ लड़ा गया था। वो युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था। उसके बाद उसमें लगभग सभी योद्धा मारे जाते हैं, एक ये यूलिसिस बच जाता है। और जब ये यूलिसिस उस युद्ध को जीत करके वापस आ रहा होता है तो उस वापस आते वक्त उसको बहुत सारे एडवेंचर देखने को मिलते हैं। तरह तरह के देशों में, तरह तरह के आइलैंड्स पे जाता है वो। उन सारी यात्राओं का वर्णन इस बुक में है, ओडिसी में। तो वापस जब वो आ रहा होता है ओडिसी युद्ध करके, तो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचता है जहाँ के निवासी जो हैं एक लोटस फ्रूट खाते हैं। लोटस फ्रूट और उसकी ब्रांचेस को खाते हैं, और वो जो ब्रांचेस हैं, वो जो फूल हैं, उनका ऐसा प्रभाव पड़ता है शरीर पे कि आदमी को नशा हो जाता है, कुछ करने का दिल नहीं करता उसका। तो बस ये पोइम इसी पर ही बेस्ड है कि किस तरह से यूलिसिस और उसके साथी एक ऐसे टापू पर आ जाते हैं जहाँ के निवासी उनको लोटस फ्रूट खाने को देते हैं। लोटस फ्रूट खाने के बाद उनको नशा हो जाता है यूलिसिस के जो सैनिक होते हैं उनको, और वो कहते हैं कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे, हमारा तो यहाँ मन लग गया है और हम कुछ करेंगे भी नहीं, हम अब रेस्ट करेंगे, क्योंकि वो बेचारे इतने सालों से युद्ध लड़ लड़ के परेशान हो गए थे। तो ये सारी पोइम का क्रक्स है, सार है। ओके, तो ये जो पोइम है लोटस ईटर्स, होमर की ओडिसी में जो वो एक पड़ाव आता है, एक छोटा सा इंसिडेंट आता है जिस आइलैंड पे वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको नशा हो जाता है, जहाँ पे वो लोटस खा के एकदम निठल्ले हो जाते हैं, उस थीम के ऊपर ये लोटस ईटर्स लिखी हुई है। उसके सैनिकों का वो मनस्थिति का वर्णन किया गया कि उसके सैनिक अब क्या चाहते हैं। ओडिसीज मैन केम टू एन आइलैंड वेयर दे एट लोटस प्लांट्स। में काफ़ी मिस्टेक्स हैं इस लाइन में, करेक्ट कर लेना आप। ओडिसीज आएगा इसमें, ओडिसी के इज़ नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी लगा के ऐसा आएगा। ओडिसीज मैन केम टू एन आइलैंड, वो एक ऐसे आइलैंड पे आते हैं, वेयर दे आएगा, दी नहीं है, वेयर दे एट, जहाँ उन्होंने खाए लोटस प्लांट। तो ओडिसी के आदमी एक ऐसे आइलैंड पर आ जाते हैं जहाँ पे वो लोटस खाते हैं। लोटस इसमें भी LOTOS है, ये लोटस वो कमल वाला नहीं है, ये अलग ही पौधा है कोई। आफ्टर ईटिंग द लोटस दे बिकम मेस्मराइज्ड। तो लोटस को खाने के बाद वो मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मतलब एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। दे फॉल अंडर द एम्प्टी स्पेल ऑफ द लैंड, और वो उस जगह के स्पेल में फॉल हो जाते हैं, यानी उस जगह के जादू के अंदर अपने आप को कैद पाते हैं।
उस जगह का ही जादू ऐसा होता है, वो जगह ही पूरी एक नशीली सी होती है। वो जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमेशा आफ्टरनून रहती है। इस पोइम में एक लाइन है, इसमें लगता है कि ऐसा लगता है कि हमेशा ही आफ्टरनून रहती हो। आफ्टरनून का मौसम आपको पता ही है, नींद वाला होता है, आदमी को नींद आती है। दे बिकम वेरी लिथार्जिक एंड वियरी, तो वहाँ पहुँच के वो कैसे हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं और वियरी हो जाते हैं। लिथार्जिक का मतलब आलसी हो जाते हैं, वियरी का मतलब थके हुए फील करते हैं। आफ्टर ईटिंग द लोटस प्लांट, जहाँ जहाँ भी लोटस है ना, LOTOS कर लेना आप। आफ्टर ईटिंग द लोटस प्लांट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो लोटस प्लांट को खाने के बाद वो कुछ भी नहीं करना चाहते। दे जस्ट वांट टू डू रेस्ट, वो सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं। एट द ओपनिंग ऑफ द पोएम यूलिसिस कमांड्स देम टू हैव करेज, तो जो पोएम की ओपनिंग है वो करेज वर्ड से शुरू होती है। यूलिसिस उनका हौसला बढ़ाता है कि चलो आगे बढ़ो, हमें यहाँ नहीं रुकना है, करेज दिखाओ, साहस दिखाओ, हमें जो ये समुद्र है इसको पार करना है, इसकी लहरों को पार करना है। इस तरह की वो बात करता है पोइम के शुरू में, लेकिन उसके सैनिक मना कर देते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। बट हिज मैन डू नॉट वॉन्ट टू गो टू देयर होम नाउ, किंतु उसके जो आदमी हैं, उसके जो सैनिक हैं, वो अब घर ही नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो घर की वापसी की यात्रा कर रहे होते हैं ट्रोजन वार जीत करके, लेकिन अब रास्ते में इतना थक जाते हैं कि कहते हैं हम नहीं घर जाएंगे अब। दे स्टार्ट लविंग दिस आइलैंड एंड दे वॉन्ट टू स्पेंड हेयर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, तो वो उसी आइलैंड पे रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सारी ज़िंदगी यहीं बिताएंगे, जितनी भी ज़िंदगी हमारी बच गई है। द सेकेंड ऑफ द पोइम इज़ द कोरिक सॉन्ग, तो ये पोइम जो है 2 भागों में बटी हुई है। पहले पार्ट में तो उस जगह का वर्णन है जिस जगह पर ये पहुंच जाते हैं, उस जगह के बारे में बताया गया कि किस तरह से वहाँ का वातावरण है, लिथार्जिक वातावरण है, ऐसा लगता है कि हमेशा आफ्टरनून रहती है और हर चीज़ वहाँ स्लो है, हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे हो रही है, किसी चीज़ में कोई फुर्ती नहीं है। उसी तरह के वहाँ के लोग हैं, वो भी आलस से भरे हुए हैं, और लोटस खा के उसके सैनिक भी आलस से भर जाते हैं। तो दूसरा पार्ट आता है इस पोइम का, उसको कोरिक सॉन्ग बोलते हैं। कोरिक सॉन्ग का मतलब है समूह गान, जो व्यक्ति समूह में गाते हैं। तो समूह गान यहाँ यूलिसिस के आदमियों का है कि वो किस तरह से अपनी बात एक साथ कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। इन दिस पार्ट व्हाट डिड शी इज मैन डिस्क्राइब्स द रीज़न वाई दे डोंट वांट टू रिटर्न टू देयर फादरलैंड। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है इस लाइन में, सही करना है आपको, कि इस पार्ट के अंदर जो मैन है यूलिसिस मैन आएगा, व्हाट डिड सी नहीं आएगा। ये मैंने टेक्स्ट टू स्पीच मोड में लिखा है, जब मैं बोलता हूँ तो वो टाइप हो जाता है, तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आप लिख लेना यूलिसिस मैन या ओडिसियस मैन डिस्क्राइब द रीजन्स, कि वो रीज़न बताते हैं वाई दे डोंट वांट टू रिटर्न टू देयर फादरलैंड, कि क्यों वे अपने फादरलैंड लौटना नहीं चाहते हैं। मदरलैंड या फादरलैंड वो होती है जो आपकी मूल जगह होती है। तो गा करके वो ये बताते हैं पोइम में कि क्यों हम इसी आइलैंड पे रहना चाहते हैं, आगे नहीं जाना चाहते। दे आर टायर्ड ऑफ वॉर्स नाउ, वो लड़ लड़ के थक गए हैं। एंड दे वॉन्ट टू रेस्ट लाइक अदर बींग्स ऑन अर्थ, और वो बाकी प्राणियों की तरह धरती पर अब रेस्ट करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि धरती के हर प्राणी को रेस्ट मिलता है, धरती का हर प्राणी अपनी मर्जी से सोता है, जागता है, काम करता है, लेकिन हम कितने सालों से युद्ध लड़ते आ रहे हैं, हमें आराम ही नहीं मिला। दे डू नॉट वॉन्ट टू रिटर्न टू देयर होम बिकॉज दे नो एट द वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव बिकम हैबिचुअल टू लिव विदाउट देम। एट नहीं आएगा, दैट आएगा। नो दैट देयर वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब उनको पता है वो घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके जो पत्नी और उनके जो बच्चे हैं ना, वो हैबिचुअल हो गए हैं उनके बिना रहने के, क्योंकि 20 सालों से लगभग वो बाहर हैं। अब 20 साल तक अगर कोई आदमी बाहर रहता है तो घर वाले जो हैं वैसे ही उनको आदत पड़ जाती है उनके बिना रहने की। तो वो यही कह रहे हैं कि हम घर जाके अब क्या करेंगे, हमारी पत्नी हमारे बच्चे तो हमें भूल ही गए होंगे, उनको आदत हो गई हमारे बिना रहने की। नाउ दे विल ओनली डिस्टर्ब दम बाई रिटर्निंग, और अब वो अगर घर पहुंच भी गए तो वो क्या हासिल कर लेंगे, उनको डिस्टर्ब ही करेंगे। हो सकता है उनकी पत्नी ने क्या पता दूसरी शादी कर ली हो, या कुछ और सेटल हो गया, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, हम जाके उनको परेशानी तो करने वाले हम। नाउ दे हैव बिकम ओल्ड, और वो खुद भी अब बूढ़े हो गए हैं। ये दे हैव का मतलब वो खुद यहाँ बूढ़े हो गए हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोइम इज़ डिवाइडेड इंटू 5 स्टैंजा, ईच स्टैंजा हैज़ 9 लाइन्स। ये थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर है पोइम के, कि जो पोइम का जो फर्स्ट हाफ है, पहला पार्ट जो है वो 5 स्टैंजा में डिवाइडेड है, और हर स्टैंजा के अंदर 9 लाइन्स हैं, टोटल 45 लाइन्स होगी। दीज स्टैंजाज आर स्पेंसेरियन स्टैंजा, ये आपको याद रखना है कि जो पहला पार्ट है ना पोइम का, उसमें 5 स्टैंजा और 5 स्टैंजा स्पेंसेरियन स्टैंजा है। स्पेंसेरियन स्टैंजा एडमंड स्पेंसर ने अपने स्टाइल से एक नया स्टैंजा विकसित किया था जिसमें 9 लाइनें होती थी। तो उसकी राइम स्कीम ये है, ए बी सी बी सी सी।
तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ना सी, इसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। ये भी आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा कि जो 8 लाइनें हैं वो तो पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में है, जो लास्ट वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी है उसको अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोइम इज स्ट्रक्चर्ड लूजली। जो दूसरा पार्ट है पोइम का, उसका स्ट्रक्चर लूज है, यानी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ईच सेक्शन हैज़ इट्स ओन राइम स्कीम, हर सेक्शन की अपनी अलग राइम स्कीम है। तो ये पोइम बहुत ही बड़ी है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अगर इस पोइम से कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए, इसका कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाए या छोटा क्वेश्चन भी आ जाए, तो इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप इसमें से इन 22 पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट्स आपको याद हो आप लिख जरूर आइएगा, छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट पोइम हमारी आती है टीयर्स आइडल टीयर्स। ये भी उसी पोइट की है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है। और इसकी खास बात यह है कि एक बुक में से ली गई है। एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी टेनिसन ने जिसका नाम था द प्रिंसेस। उसमें से एक सॉन्ग है ये गाना, टीयर आइडल टीयर्स। प्रिंसेस एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जैसे फिल्म होती है, फिल्मों में गाने होते हैं, वैसे ही उस स्टोरी में भी गाने हैं। तो उस स्टोरी का एक गाना लिया गया है। इन दिस बुक द पॉइंट इज स्पोकन बाय, पॉइंट नहीं आएगा, पोइम आएगा। दिस पोइम इज स्पोकन बाय ए मेडन ऑफ प्रिंसेस आइडा। तो एक मेडन है, मेडन का मतलब एक राजकुमारी है, एक अटेंडेंट है, नौकरानी है यहाँ का मतलब, मेडन का मतलब। प्रिंसेस है एक आइडा, इसकी हीरोइन है इस बुक की, उसकी एक कोई नौकरानी है, वो बोलती है गाना उसका मनोरंजन करने के लिए। इन दिस पोइम द पोइट रिकलेक्ट्स द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड। तो अल्फ्रेड टेनिसन ने ये पोइम उसके थ्रू बुलवाई है, लेकिन खुद के विचार भी उसने इस पोइम के थ्रू रखे हैं और वो अपनी प्रेमिका की याद कर रहा है, इससे इस पोइम के थ्रू याद कर रहा है। तो इस पोइम को जब हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कितने मार्मिक तरीके से, कितने ही म्यूज़िकल तरीके से उसने उन दिनों को याद किया जो बीत गए हैं, बीते हुए दिन जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, जो अपने बिलव्ड के साथ बिताए थे। हैप्पी ऑटम फील्ड्स मेक्स द पोइट टू थिंक अबाउट द डेज दैट आर नो मोर। तो इस पोइम में एक लाइन आती है हैप्पी ऑटम फील्ड्स, इंपॉर्टेंट है ये। हैप्पी ऑटम फील्ड्स का जिक्र होता है टीयर्स आइडल टीयर्स में, याद रखना आपको ये। और वो जो हैप्पी ऑटम फील्ड्स हैं, हैप्पी ऑटम फील्ड का मतलब पतझड़ के खेत, जब सारी फसलें काटी जाती हैं तो बड़ा ही दृश्य बड़ा ही सुहावना या बड़ा ही सेटिस्फाइंग लगता है, उसको हैप्पी ऑटम फील्ड बोला है। तो वो क्या याद दिलाते हैं पोइट को, उन दिनों की जो अब दिन बीत गए हैं, जो नहीं रहे, द डेज दैट आर नो मोर। द पोइट इमेजिन्स दैट द सेल कुड ब्रिंग द पर्सन बैक फ्रॉम द ओब्लिवियंस कर्स। एक और इसमें लाइन आती है, पोइट जो है एक जहाज़ को वो देखता है, वो पानी के जहाज़ को, किस तरह से वो समुद्र के नीचे से निकल करके आ रहा है, क्योंकि दूर से जब हम जहाज़ को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र के नीचे से आ रहा है। तो उसको ये लगता है कि काश ऐसा कोई जहाज़ होता जो उसकी प्रेमिका को या उसके प्रेमी को मृत्यु के संसार से यहाँ ले आता, उसको ओब्लिवियन के कर्स से बचा सकता। ओब्लिवियन होता है भूल जाना, विस्मृति। तो हम जैसे भूल जाते हैं ना मरे हुए व्यक्ति को, बहुत जल्दी याद नहीं करते हैं, तो वो अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को बचाना चाहता है कि लोग उसे भूल ना जाए। तो एक जहाज़ की कल्पना करता है कि कोई जहाज़ हो ऐसा जो उसको वापस ले आए स्मृति के अंदर। ठीक है, एक लाइन आती है सेल वाली, उसकी ये एक्सप्लेनेशन है। द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड हैड चेंज्ड एवरीथिंग। उसकी जो डेथ है उसके फ्रेंड की, उसने सब कुछ चेंज कर दिया है। द पोइट इज़ लेफ्ट अलोन विद हिज मेमोरीज इन हिज सैड हार्ट। पोइट अकेला रह गया है उसकी मेमोरीज के साथ, उसकी यादों के साथ, उसके दुखी हृदय के अंदर। इन द पोइम हैज़ 4 स्टेंजास। तो पोइम छोटी सी है, 4 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा इज़ 5 लाइन्स, 5 लाइनें हैं। और फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, लाइनों की लंबाई कोई निश्चित नहीं है, कोई लंबी है कोई छोटी है। द थीम ऑफ द पोइम इज़ लव, डेथ एंड सैडनेस। तो 3 पॉइंट हैं थीम के, लव, डेथ एंड सैडनेस। बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप लव, डेथ और सैडनेस को एक्सप्लेन कर सकते हो आगे। डेथ चेंजेस एवरीथिंग। खास बात यह कि डेथ हर चीज़ को चेंज कर देती है, हर चीज़ बदल देती है। इट इज़ फॉर द फ्रेंड हुज प्रेजेंस चेंजेस एवरीथिंग। और ये जो कविता है, ये कविता उस फ्रेंड के लिए है जिसकी प्रेजेंस सब कुछ चेंज कर देती थी, जिसकी जो उपस्थिति मात्र से ही वो जो कवि है वो खुश हो जाता था या उसका मूड चेंज हो जाता था। एवरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर विच गैव द पोइट प्लेजर आर नाउ यूजलेस विदाउट हिज फ्रेंड। तो इस पोइम के अंदर बहुत सारे ऐसे दृश्यों का वर्णन है, नेचुरल सीन्स हैं जो बहुत ही सुहावने हैं, जो आनंद देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि उसका फ्रेंड नहीं है यहाँ पे,
जिसका बिलवड नहीं है तो उसके बिना सारी चीज़ें ये बेकार है, पोइट को बेकार लगती है। द पोइट हैज़ यूज सिम्बल्स एंड इमेजरी वेरी स्किलफुली। ये लाइन आप हर पोइम में लिख सकते हो, क्योंकि हर पोइम में पोइट जो है ये काम करते हैं, इमेजरी और सिंबल का यूज़ करते हैं। इस पोइम में कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं? हैप्पी ऑटम फील्ड्स, सेल, सेल का मतलब वो जहाज़, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, इस पोइम में एक जिक्र आया है बर्ड्स की ट्विटरिंग का, कि बर्ड्स किस तरह से चहचहाते हैं। केसमेंट, केसमेंट होता है विंडो का फ्रेम, उसका जिक्र आया है। अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड है मृत्यु का संसार। सिंकिंग सन, डूबता हुआ सूरज। तो ये सारे सिंबल हैं जो इस पोइम में यूज़ किए गए हैं। इमेजरी यूज़ की गई है। इमेजरी का मतलब ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया है जिससे चित्र हमारे सामने उभर के सामने आ जाता है। तो टीयर्स गैदरिंग इन द आई एक अच्छी इमेज है, हमारे सामने चित्र आ जाता है उन आँखों का जो भरी हुई हैं। हैप्पी ऑटम फील्ड्स, इससे खेतों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ग्लिमरिंग स्क्वायर, एक स्क्वायर है जो चमक रहा है, जब सूरज उगता है खिड़की के पास से दिखाई देता है तो वो जो पूरी खिड़की है वो चमक जाती है, तो वो ग्लिमरिंग स्क्वायर मानना है उसको। ओके। द पोइट हैज़ यूज द फॉलोइंग लाइन्स एज रिफ्रेन। तो पोइट ने इस पोइम की खास बात यह है कि ये लाइन हर स्टैंजा में यूज़ की है। द डेज दैट आर नो मोर, इज नहीं आएगा, द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जो अब और नहीं रहे। तो ये रिफ्रेन बोलते हैं इसको, जब कोई लाइन बार बार रिपीट होती है ना, तो यहाँ पे इस लाइन को बोला गया है, द डेज दैट आर नो मोर। तो एक्सप्लेनेशन अगर आएगी तो ये लाइन जरूर मिल जाएगी आपको, इससे आपको पता लग जाएगा कि टीयर्स आइडल टीयर्स में से है, फिर आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। ओके। अगली पोइम आती है हमारे सामने, सोहराब एंड रुस्तम, मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी हुई। राइटर याद रखना है, मैथ्यू आर्नल्ड। इट इज़ एन एपिक पोइम रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये बहुत ही बड़ी पोइम है, एक एपिक पोइम है। एपिक पोइम होते हैं महाकाव्य, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि राइम नहीं करती हैं लाइन्स आपस में, लेकिन लाइनों की लंबाई फिक्स होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। द सोर्स ऑफ पोइम इज ट्रांसलेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पर्शिया बाय फिरदौसी एंड सर जॉन मेलकम मार्शल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो पोइम है इसका सोर्स कहाँ से मिला मैथ्यू आर्नल्ड को? फिरदौसी एक राइटर है, पर्शियन राइटर है, और सर जॉन मेलकम मार्शल है, उन्होंने एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, उसको ट्रांसलेट किया था। तो उसमें एक स्टोरी थी, उस स्टोरी को बेस बना करके ये पोइम लिखी गई है। द पोइम इज एन अकाउंट ऑफ सोहराब सर्च ऑफ हिज फादर। तो इस पोइम में दो ही मेन कैरेक्टर हैं, सोहराब और रुस्तम। सोहराब बेटा होता है, रुस्तम उसका बाप होता है। दोनों अपोजिट आर्मी में होते हैं, सोहराब अलग आर्मी में है और उसका बाप उसके विरोधी आर्मी में है। दोनों का युद्ध होता है, अनजाने में बाप और बेटे दोनों लड़ते हैं, और बेटा जो है वो बाप के हाथों मारा जाता है, सोहराब रुस्तम के हाथों मारा जाता है। और जैसे ही मारा जाता है उसी वक्त उनको पता लगता है कि ये मेरा बेटा है, उसको पता लगता है मेरा बाप है। तो सोहराब जो बेचारा अपने बाप को ढूंढ रहा होता है, बाप उसको उस समय मिलता है जब वो अपने बाप के हाथों मारा जा चुका होता है। तो कितना मार्मिक दृश्य होता है, पॉइग्नेंट सीन हमें देखने को मिलता है। और ये जो पोइम है, इस पोइम, ये पूरी पोइम तो है नहीं सिलेबस में, अंतिम लाइनें हैं, अंतिम दृश्य, जब सोहराब मारा जाता है उसके बाद क्या होता है, वहाँ से ये पोइम हमारी शुरू होती है सिलेबस वाली। अब सोहराब जो है वो टार्टर्स की आर्मी में एक वॉरियर है, टार्टर की आर्मी है, उसमें वो वॉरियर है, और वो उसका युद्ध चल रहा है पर्शियन की आर्मी के साथ। टार्टर और पर्शियन दो आर्मीज़ हैं, टार्टर्स में सोहराब है, पर्शियन की आर्मी में उसका बाप रुस्तम है। तो उन दोनों का लड़ाई हो रही है। ही डजेंट नो दैट चीफ ऑफ पर्शियन आर्मी इज हिज फादर। तो उसका बाप रुस्तम जो है सामने वाली आर्मी यानी पर्शियन आर्मी का चीफ होता है, और ये बात सोहराब को पता नहीं होती है। नॉट नोविंग ही चैलेंजेस रुस्तम फॉर ए सिंगल कॉम्बैट। तो जब उसको ये बात पता तो होती नहीं है, तो वो उसको सिंगल कॉम्बैट के लिए ललकारता है रुस्तम को, कि आर्मीज़ की लड़ाई बाद में कर लेना, पहले अपने दोनों दो दो हाथ करते हैं, जो जीतेगा उसी को जीता हुआ मान लिया जाएगा। पहले इस तरह की एक रिवाज हुआ करती थी कि भाई सिंगल कॉम्बैट कर लो, पूरा लड़ाई मत लड़ो। तो फिर सोहराब रुस्तम को ललकारता है। बोथ ऑफ देम रियलाइज देयर रिलेशन व्हेन सोहराब इज़ मोर्टली वुंडेड बाय द स्पीयर ऑफ हिज फादर रुस्तम। रुस्तम आएगा यहाँ। तो वो दोनों रियलाइज़ करते हैं अपने रिलेशनशिप को, कब उनको कब एहसास होता है कि वो बाप बेटे हैं, जब सोहराब को वुंडेड कर दिया जाता है। किस तरह से? मोर्टली। वुंडेड कर देने का मतलब घायल कर दिया जाता है, और मोर्टली का मतलब इतना घायल कि आदमी मर ही जाए। तो मोर्टली वुंडेड हो जाता है सोहराब, किसके द्वारा? स्पीयर द्वारा, एक भाले द्वारा।
और स्पीयर होता है वो रुस्तम का। यानी रुस्तम जैसे ही भाला मारता है, भाला जैसे ही सोहराब को लगता है ना, तो सोहराब शायद अपने बाप का नाम बोलता है, इस तरह से कुछ है कि उसके मुंह से कुछ ऐसा वर्ड निकलता है कि रुस्तम को पता लग जाता है कि ये तो मेरा बेटा है। इन द लास्ट लाइन सोहराब इज़ शोन लाइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ से हमारी पोइम शुरू होती है जहाँ पर सोहराब ग्राउंड पे लेटा हुआ है और रुस्तम उसके पास बैठा है। ही इज़ कम्पेयर टू ए वाइट लिली। तो यहाँ पे उसकी तुलना की गई है वाइट लिली से। एक लिली का पौधा होता है जो बिल्कुल वाइट होता है, तो सोहराब का भी जो शरीर होता है एकदम वाइट होता है, गोरा होता है वो। हिज फादर रुस्तम इज सिटिंग बिसाइड हिज वुंडेड सन। उसका बाप रुस्तम जो है अपने घायल बेटे के पास बैठा हुआ होता है। ही इज़ कम्पेयर टू द ruins ऑफ द पैलेस ऑफ पर्सिपोलिस। रुस्तम की तुलना किससे की गई है? पर्सिपोलिस का एक पैलेस है जो अब खंडर बन गया है। उसके बड़े बड़े स्तंभ थे, वो स्तंभ अब खड़े नहीं हैं, लेटे हुए हैं, गिर गए हैं ना, इसलिए वो लेटे हुए हैं। तो जिस तरह से वो बड़ी विशाल इमारत जैसे तरह से गिर चुकी है और खंडर बन गई है, वही हाल अब रुस्तम का था जब उसको ये पता लगता है कि मेरे हाथों मेरे बेटे का कत्ल हो गया है। तो वो बेचारा निढाल पड़ा हुआ है ज़मीन पे अपने बेटे के, घायल बेटे के पास। तो ये एपिक सिमली यूज़ की गई यहाँ पे। एपिक सिमली वो होती है जिसमें तुलना करने के लिए एक दो वर्ड नहीं, 4-5 लाइनों का सहारा लिया जाता है। तो जब अपने पोइम पढ़ेंगे तो देखेंगे ना किस तरह से रुस्तम की तुलना खंडरों के साथ की गई है। तो 4-5 लाइनों में चलती है सिमली, जिसको एपिक सिमली कहते हैं। व्हेन नाइट कम्स बोथ द आर्मीज रिटर्न टू द टेंट्स। जब रात होती है तो दोनों आर्मीज़ अपने टेंट में चली जाती है, लेकिन सोहराब और रुस्तम वहीं पड़े रहते हैं। मिस्ट स्लोली राइजेस फ्रॉम द रिवर ओक्सस। साथ में एक रिवर बह रही होती है ओक्सस। तो उस रिवर से धुंध उठनी शुरू हो जाती है, मिस्ट यानी ओस उठनी शुरू हो जाती है। इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिवर ओक्सस। तो वो तो बेचारे, अब सोहराब तो मर जाता है, रुस्तम उसके पास बैठा रहता है, रात हो जाती है, आर्मीज़ चली जाती हैं अपने टेंट के अंदर बत्तियां जल जाती हैं, साथ में रिवर बह रही होती है। तो उसके बाद में वो रिवर का वर्णन करता है कि किस तरह से जो ओक्सस रिवर है वो बहती रहती है। इट कीप्स फ्लोइंग टू द डेजर्ट ऑफ कोरास्मा। तो पास में जो डेजर्ट है जहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है वो डेजर्ट है कोरास्मा का, और उसमें वो नदी ओक्सस जो है उसको क्या फ़र्क पड़ना था कौन मरे कौन जिए, वो तो अपने मस्ती में बहती जा रही है। इन डेजर्ट इट्स स्पीड आएगा यहाँ, इट्स स्पीड डिक्रीज, इट डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स। डेजर्ट में इसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, और यह कई स्मॉल स्ट्रीम्स में बंट जाती है। क्योंकि जैसे रेगिस्तान आता है, पहाड़ों से निकलती है नदियाँ, रेगिस्तान में धीरे धीरे बहती हैं और बहने के बाद इतनी धीमी हो जाती है कि ये कई धाराओं में बंट जाती है। एट लास्ट इट मीट्स एरल सी। और लास्ट में कौन सी सी में जाके मिलती है? एरल सी में। इट सीम्स दैट द स्टार शाइनिंग इन द स्काई हैव रिजन फ्रॉम द सी। अब एरल सी का जो दृश्य है वो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि तारे जो ऊपर उठ रहे हैं ना, वो समुद्र में से निकल रहे हैं और समुद्र में से नहा नहा के निकल रहे हैं। द पोएम इज़ ए मास्टरपीस। ये लाइन हर एक पोएम के लिए यूज़ कर सकते हो। द पोइट है स्किलफुली यूज, ये भी हर पोएम में आप यूज़ कर सकते हो। तो पोइट ने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, एलिट्रेशन का, मेटाफर का, आयरनी का और इमेजरी का। ओके, आगे पोएम है हमारी स्प्रिंग एंड फॉल। ये लिखी गई है जिरार्ड मैनले हॉपकिंस ने। GM हॉपकिंस लिखा होता है, आपको पूरा नाम याद रखना है, GM हॉपकिंस, जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स रिटन बाय हॉपकिंस। ये हर पोएम में चलेगी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सैड पोएम्स। ये सैड पोएम्स के अंदर आती है। द पोएम डील्स विद द मोर्टेलिटी ऑफ मैन एंड नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पोएम है इसकी थीम क्या है? मोर्टेलिटी ऑफ मैन एंड नेचर, कि हर चीज़ मर जानी है, हर चीज़ नष्ट हो जानी है। इन द पोएम देयर इज़ ए गर्ल चाइल्ड नेम्ड मार्गरेट। तो पोएम में एक बच्ची है, उसका नाम है मार्गरेट। व्हेन शी ऑब्जर्व्स गोल्डन लीव्स फॉलिंग इन द ऑटम सीजन शी गेट्स अपसेट। अब वो बच्ची है बेचारी, मासूम सी, उसको जब ये देखती है अपनी आंखों के सामने कि कोई एक पेड़ है उसकी गोल्डन लीव्स हैं और वो जब पत्तियां गिर रही हैं तो वो उस गिरती हुई पत्तियों को देख करके उदास हो जाती है। शी डज़ नॉट नो अबाउट हर ओन मोर्टेलिटी। अब वो बेचारी सोच रही है कि ये पेड़ की पत्तियां मर रही हैं, गिर रही हैं, नष्ट हो रही हैं, उसको वो दुखी तो हो रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक दिन वो भी तो मर जाएगी, वो भी तो नश्वर है। सो द पोएम इज़ अबाउट ह्यूमन मोर्टेलिटी ऑल्सो। तो ये जो पोएम है ह्यूमन मोर्टेलिटी के बारे में भी है।
द पोइम ऑल्सो एल्यूड्स टू द फॉल ऑफ मैन। तो एक तरह से ये पोइम ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि हर चीज़ नश्वर है, हर चीज़ में आदमी भी आ जाता है, आदमी भी नश्वर है। द वर्ड गोल्डन ग्रोव इज़ इंडिकेटिव ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज। यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया गोल्डन ग्रोव, ये किसको संकेत करता है? पैराडाइज के गार्डन का। ये जो कहानी है ना बाइबल में चलती है जो एडम और ईव की, किस तरह से एडम और ईव गार्डन में थे, एप्पल को खा लेती है ईव, और उस एप्पल को खाना मना होता है, वो ट्री ऑफ नॉलेज होता है, तो इससे उनको एक सज़ा मिलती है कि आप स्वर्ग से निष्कासित किए जाते हैं और धरती पे फेंक दिया जाता है उनको। उसी की सज़ा आज तक मानव जाति भुगत रही है। तो ये जो बिब्लिकल स्टोरी है ना उसको भी एल्यूड करती है ये पॉइंट। इट में ऑल्सो स्टैंड फॉर गोल्डन पीरियड ऑफ यूथ। तो गोल्डन ग्रोव जो पेड़ है जिसकी गोल्डन पत्तियाँ लगती है वो एक तो इसका प्रतीक है गार्डन ऑफ पैराडाइज का, और दूसरा वो प्रतीक है यूथ का, कि हमारी जो जवानी होती है उसमें हम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म होते हैं, लेकिन बाद में मॉर्टल हर इंसान है, उसको मरना तो है ही। फ्रॉम द 9th line वी फाइंड ए चेंज इन द पोइम। The poem expresses Hopkins' conviction that also rose spring from one cause, mortality. तो ये जो पोइम है हॉपकिंस के उस कन्विक्शन को, उस विश्वास को भी एक्सप्रेस करती है जो एक चीज़ से उठता है। रोज़ का मतलब उठता है, एक चीज़ कौन सी? मोर्टेलिटी से। यानी मोर्टेलिटी हॉपकिंस मानता है कि मोर्टेलिटी जो है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हर कोई नश्वर है, हर किसी को मरना तो पड़ेगा। मार्गरेट विल रियलाइज दिस ट्रूथ व्हेन शी गेट्स ओल्ड। मार्गरेट क्योंकि अभी एक बच्ची है, उसको भी इस ट्रूथ का पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र हो जाएगी वैसे वैसे वो इस चीज़ को समझ जाएगी। इन दिस वे वी फाइंड हॉपकिंस हैज़ कॉइंड न्यू वर्ड्स। तो इस पोइम में हॉपकिंस ने कुछ नए शब्द ईजाद किए हैं। ये गोल्डन ग्रोव जो शब्द है वो डिक्शनरी में नहीं मिलता, अनलिविंग भी नहीं मिलता। अनलिविंग का मतलब गिराना, छोड़ना। वैन, वुड, लीफ मेल, ये सारे उसने खुद ने वर्ड ईजाद किए हैं। ओके, नेक्स्ट पोइम हमारी आती है रबी बेन एज़रा। ये पोइम बहुत ही लंबी पोइम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई है। राइटर का नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का समकालीन था, वो भी विक्टोरियन था, ये भी विक्टोरियन है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग खास बात ये कि इन चीज़ के लिए फेमस है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोइम होती है जिसमें दो पात्र होते हैं और एक ही पात्र बोलता रहता है, दूसरा पात्र सिर्फ सुनता है। यानी जो पोइम का जो स्पीकर होता है ना, वो किसी को अपनी बात बता रहा होता है, और उस बात को बताने के चक्कर में अपने सारे भेद खोल देता है, वो अपने कैरेक्टर की सारी विशेषताएं बता देता है। तो इसमें रबी बेन एज़रा जो है वो खुद एक स्पीकर है और वो बोल करके अपनी फ़िलोसफी बता रहा है यहाँ पे। रबी बेन एज़रा वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1964 इन द वॉल्यूम ड्रामेटिक पर्सनली। कभी कभी पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 32 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स। 6 लाइनों के 32 स्टेंजा, इसमें काफ़ी बड़ी पोइम है। रबी मीन्स वन लर्नड इन थियोलॉजी। तो रब्बी का मतलब है वो आदमी, इसको रब्बाई भी बोलते हैं, कई कई रब्बी भी बोलते हैं। तो रब्बी का मतलब है थियोलॉजी में विशेषज्ञ है एक आदमी। थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र, जिसको धर्म कर्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं रब्बी। बेन का मतलब होता है सन। और एज़रा एक बहुत ही फेमस जूइश स्कॉलर था मिडल एजिस का, मध्यकाल का। तो जूस का जो एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, उसका बेटा रब्बाई, उसके बारे में बताया गया है। रब्बाई जो वो खुद बोल रहा है। इन दिस पोइम रब्बी इज़ द स्पोक्समैन ऑफ ब्राउनिंग्स फिलोसफी। बोल तो रब्बी रहा है, लेकिन एक्चुअली ब्राउनिंग खुद की फ़िलोसफी को शो करना चाहता है इसमें। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पोइम है ये। रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज एन ऑप्टिमिस्ट। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की खास बात ये कि वो बहुत ही बड़ा ऑप्टिमिस्ट था। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी व्यक्ति था वो। हर बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो निराश नहीं होता था, आशा रखने को बोलता था। उसकी पोइम्स में भी हमें उसका आशावाद झलकता है काफ़ी। ये पोइम भी ऐसी ही है। द पोइम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड द ग्रेट रब्बी इज़ द स्पीकर। ये तो हमने पढ़ लिया है। बट ही इज़ द माउथ पीस ऑफ ब्राउनिंग। तो इस पोइम में ब्राउनिंग का माउथ पीस है वो। माउथ पीस का मतलब है ब्राउनिंग के विचार व्यक्त करता है। द पोइम एक्सप्रेस इज ब्राउनिंग ऑप्टिमिज्म। तो ये पोइम ब्राउनिंग की ऑप्टिमिज्म को शो करती है, आशावाद को। द पोइम इज ए रिप्लाई टू एपिक्यूरियन फिलोसोफर्स लाइक उमर खयाम। तो ये पोइम उस समय लिखी गई थी जब उमर खयाम की एक बुक आई थी जिसमें एपिक्यूरियन फिलोसफी शो की गई थी। एपिक्यूरियन का मतलब है खाओ पियो मस्त रहो।
तो रॉबर्ट ब्राउनिंग उसका विरोधी था कि नहीं, ये ज़िंदगी इसके लिए नहीं मिली है, इस ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना इस तरह से खा पी के एंजॉय करके। ये ज़िंदगी हमें इसलिए मिली है कि तब आने वाली ज़िंदगी को सुधार सकें, जो इस मृत्यु के बाद में जो एक अगला जीवन है उसको सुधारना हमारा फ़र्ज़ है। द स्पीकर इवेल्यूएट्स लाइफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओल्ड एज, और ख़ास करके जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो वहाँ पे लाइफ का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए बूढ़े आदमी का अपने लाइफ के प्रति, वो बताया गया है कि बूढ़ा होने पर दुखी नहीं होना है। बूढ़ा होना तो ये ज़िंदगी को पूर्ण करता है, बुढ़ापे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। बुढ़ापे में आकर के हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी वास्तव में क्या है, और असली इन्जॉयमेंट ही आदमी को बुढ़ापे में आता है। ये इस पोएम का सार है। इट शोज़ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओल्ड एज, तो इसमें बताया गया है कि ओल्ड एज की क्या सिग्निफिकेंस होती है और वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ स्ट्रगल भी बताई गई है। ये भी बताया गया है कि फेथ इन डेथ ज़रूरी है, डेथ के अंदर हमें फेथ रखना चाहिए, डेथ से डरना नहीं होता है। डेथ तो वो कहते हैं ना, डेथ तो महबूबा है जो साथ लेके जाती है, बस वही बात है, विच इज़ द गेट वे ऑफ न्यू लाइफ। और डेथ ही एक नई ज़िंदगी का गेट वे है, नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है डेथ से। इट शोज़ फेथ इन इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल, और इस पोएम में ये भी बताया गया है कि आत्मा की अमरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है। आवर लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सफरिंग, सोरोज एंड ऑब्स्टेकल्स, और हमारी लाइफ जो है वो सोरो और ऑब्स्टेकल्स के बिना इनकम्प्लीट है। वो आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, तकलीफ़ें नहीं देखी, बाधाएं नहीं देखी, उसकी लाइफ नहीं है, फिर इनकम्प्लीट लाइफ है। ओल्ड एज हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट कम्प्लीट्स आवर लाइफ। ओल्ड एज के खुद के अलग फ़ायदे हैं, और ओल्ड एज लाइफ को कंप्लीट करती है। द पोइट हैज़ ग्लोरीफाइड द ओल्ड एज, तो वही बात है, ओल्ड एज को बड़ा ग्लोरीफाई किया है। इसकी पहली लाइन ही यही है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, कि मेरे साथ बूढ़े हो, अभी तो बेस्ट आना बाकी है ज़िंदगी का। ये नहीं है कि जवानी में ज़िंदगी बेस्ट होती है। द पोइट थैंक्स गॉड फॉर नॉट गिविंग हिम बट ही डिज़ायर्स, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये 21वां पॉइंट, कि पोइट इस पोइम में भगवान को उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देता है जो उसको नहीं मिली, जिसकी उसने इच्छा की थी। तो वो कहता है कि ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं, अगर हम जो चाहें और वही मिल जाए तो फिर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी वही है जिसमें कमियां रह जाए। इस बात के लिए वो भगवान को धन्यवाद देता है। ये अपने आप में पैराडॉक्स भी है, विरोधाभासी सेंटेंस है। अभी आदमी उस चीज़ के लिए कैसे खुश हो सकता है जो चीज़ उसे नहीं मिली, जो चाहिए और जो नहीं मिली उस चीज़ से उसको आनंद कैसे मिल सकता है। परंतु ब्राउनिंग कहता मुझे तो इसी में आनंद आता है, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला नहीं। आवर अनसक्सेसफुल एफर्ट्स आर यूज़फुल फॉर द लाइफ टू कम आफ्टर डेथ, उसको लगता है कि ये जो हमारे एफर्ट्स इस लाइफ में अनसक्सेसफुल हो गए हैं वो अगली लाइफ में काम आएंगे। वर्ल्ड्स स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द जज ओनली ऑब्वियस एंड ग्रोस रिजल्ट्स, यहाँ पे मिस्टेक है इस लाइन के अंदर। इसमें यह बता रहा है कि जो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि वो जज करते हैं सिर्फ ऑब्वियस और ग्रोस रिजल्ट को, वो गलत चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप इसको अलग तरीके से याद कर लेना कि वर्ल्ड डज नॉट, वर्ल्ड जजेज ओनली ऑब्वियस एंड ग्रोस रिजल्ट, इतना ही बहुत है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स काट दो भले आप, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जजेज ओनली ऑब्वियस एंड ग्रोस रिजल्ट, कि दुनिया लोग क्या देखते हैं, लोग तो ये देखते हैं कि एट प्रेजेंट इसके पास क्या है, ऑब्वियस जो चीज़ जो दिख रही है वो क्या है इसके पास, और जो रिजल्ट है वो क्या मिले। आगे की दुनिया नहीं देखती, दुनिया को तो ये चाहिए कि बस आज काम किया आज ही रिजल्ट मिल जाए। ब्राउनिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, आदमी जो प्रयास करता है अगर वो विफल हो गया तो दुनिया की नज़रों में वो फेल है, वैसे फेल नहीं है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम ब्राउनिंग यूजेस ए मेटाफर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट पार्ट में एक ब्राउनिंग एक मेटाफर का यूज़ करता है। मेटाफर का रूपक का यूज़ करता है, पॉटर का और व्हील का और क्ले का। एक कुम्हार होता है, वो अपने चाक पर जिस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, मिट्टी को तरह से शेप देता है, तो यहाँ पे पॉटर जो है वो भगवान है, भगवान एक पॉटर का रोल अदा करता है। और वो जो व्हील है, जो चाक है, वो परिस्थितियाँ हैं जीवन की, और जो मिट्टी है वो हम होते हैं। तो भगवान हमें दुनिया की परिस्थितियों के अंदर डालता है और उन परिस्थितियों से हमारे को एक नया रूप देता है वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि पॉटर गॉड है, व्हील जो है लाइफ के एक्सपीरियंस है, और क्ले जो है वो आदमी है। गॉड होल्ड्स अस ऑन द व्हील टू मेक आवर करेक्ट शेप, तो गॉड हमें उस व्हील पे रखता है, लाइफ के एक्सपीरियंस पे रखता है और हमें करेक्ट शेप देता है। तो जब हम परेशान होते हैं तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें कुछ न कुछ बना रहा है, हमें कुछ शेप दे रहा है, वो तभी हमें कष्ट आ रहे हैं। सो द पोइम शोज़ ब्राउनिंग्स अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड रिलीजन, तो इस पोइम में हमें ब्राउनिंग का फेथ मिलता है, किस तरह से ब्राउनिंग का भगवान पे अटूट विश्वास है, अनशेकेबल फेथ है।
गॉड में और रिलीजन पे भी। द पोइम इज़ ए ग्रेट रिलीजियस पोइम, तो ये पोइम जो है इसको हम रिलीजियस पोइम भी कह सकते हैं। द पोइम टीचेज अस दैट द फेलियर इन दिस लाइफ मीन सक्सेस टू लाइफ टू कम, और ये पोइम हमें ये भी बताती है कि इस दुनिया में अगर हम फेल हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें प्रयास जारी रखने हैं और अगली लाइफ में हम ज़रूर कामयाब होंगे। यानी ब्राउनिंग जो है इस दुनिया को ही अंतिम दुनिया नहीं मानता है, उसके हिसाब से मरने के बाद भी और ज़िंदगी है। अकॉर्डिंग टू ब्राउनिंग द वर्स्ट सिन इज़ पैसिव एक्सेप्टेंस, ब्राउनिंग के हिसाब से सब कुछ मान लेना, सब कुछ किस्मत का हवाला दे करके कहना ना कि मेरी तो किस्मत में यही है, बस ऐसा ही होना था, खुद कुछ ना करना वो वर्स्ट सिन है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। यानी भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो काम करने के लिए दिए हैं, ऐसा मान लेने के लिए नहीं है कि हाँ जो हो गया वो हो गया, यही लिखा था मेरी किस्मत में, ये सबसे बुरा सिन है। तो इस पॉइंट की कुछ मेमोरेबल लाइंस हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो आप थोड़ा सा देख लो, समझ लो, एक्सप्लेनेशंस में काम आ सकती हैं। ये तो पहली लाइन ही है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, मेरे साथ बूढ़े हो, अभी तो बेस्ट आना बाकी है। वट आई एस्पायर्ड टू बी एंड वाज नॉट कम्फर्ट्स मी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसमें वो कहता है कि जो कुछ मैं बनना चाहता था और बन नहीं पाया, इस चीज़ से मुझे कम्फर्ट मिलता है, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। ज़्यादातर उल्टा होता है, हम दुखी रहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं बन नहीं पाते, वो कहता नहीं मैं खुश हूँ। दिस आई वॉज वर्थ टू गॉड हुज व्हील द पिक्चर शेप्ड, तो ये वो पॉटर वाली बात होगी कि ये जो व्हील है लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं और भगवान हमें शेप देता है। रिजॉइस वी आर अलाइड टू दैट विच डथ प्रोवाइड एंड विल नॉट पार्टेक इफेक्ट बट नॉट रिसीव, ये चौथी लाइन है। इस लाइन को आप याद रखना, एक्सप्लेनेशंस में वगैरह में काम आ सकती है। अगली सब पोइम आ जाती है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये टी.एस. इलियट की लिखी हुई है, इसका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। द पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1917, ये 1917 में हुई थी पब्लिश। ये इंटरनल मोनोलॉग है, अभी जो पीछे वाली पोइम पढ़ी थी वो ड्रामेटिक मोनोलॉग था, तो इंटरनल मोनोलॉग होता है व्यक्ति के अंदर ही की बातचीत। जैसे हम कभी कभी सब सोचते हैं तो हम अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, एक सुनने वाला और एक बोलने वाला, तो हम अपने आप से ही बात करते हैं। तो ये जो पोइम है उस तरह की है, इंटरनल मोनोलॉग है, अंदर की बातचीत है आदमी के कॉन्शियसनेस की खुद से। तो द टू पर्सन्स आई एंड यू आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ प्रूफ्रॉक, तो इसमें जो दो व्यक्ति हैं जिसमें वो आई और यू बोलता है, तो वो कोई अलग अलग आदमी नहीं है, वो एक आदमी के दो आस्पेक्ट्स हैं। द पोइम शोज द होलोनेस, स्टेरिलिटी, बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना कि ये जो पोइम है मॉडर्न दुनिया की, मॉडर्न सिविलाइजेशन की होलोनेस, खोखलेपन को, स्टेरिलिटी, बंजरता को, बोर्डम को और कुंठा को, निराशा को शो करती है। द पोइम इन द पोइम प्रूफ्रॉक इज गोइंग टू ए स्पेसिफिक मॉडर्न पार्टी, तो इसमें एक पात्र है प्रूफ्रॉक जिसका इंटरनल मोनोलॉग चलता है, जिसके मन की बात हमें बताई गई है, वो एक पार्टी में जाने वाला होता है। ये जो प्रूफ्रॉक आदमी है ये बहुत ही अनस्टेबल आदमी है, फेलियर है, ज़िंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया है और बहुत ही डरपोक टाइप का आदमी है, डिसाइड नहीं कर पाता है, डिसीजन लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके मन में क्या चलता है वही इस पोइम में दिखाया गया। तो उसको एक पार्टी में जाना है और वहाँ पार्टी में जाने का उसका एक पर्पज़ है। इट इज़ ए लेडीज़ डोमिनेटेड पार्टी, जो पार्टी है उसमें लेडीज़ ज़्यादा हैं और प्रूफ्रॉक को उस एक लेडी से प्यार है जो इस पार्टी में आई है। हिज मिशन इज़ टू प्रपोज हिज लेडी, तो वो उसका मिशन क्या है पार्टी में जाने का कि उसको उस लेडी को प्रपोज करना है। बट ही इज़ एन इरेजोल्यूट पर्सन, परंतु वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी बात पे टिका नहीं रहता, डरता है, वो इरेजोल्यूट है यानी दृढ़ निश्चय नहीं है। फॉर हिम द सिंपलेस्ट आएगा यहाँ, सिंपलेस्ट डिसीजन इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट स्ट्रेन, स्पेक्यूलेशन एंड डिस्ट्रेस, उसके लिए एक सिंपल सा डिसीज़न भी, यानी ज़िंदगी में कोई भी सिंपल से डिसीजन लेना हो ना तो वो स्ट्रेन हो जाता है, तनाव में आ जाता है, स्पेक्यूलेट करता है क्या होगा क्या नहीं होगा, और डिस्ट्रेस में आ जाता है, निराशा में आ जाता है। ही विजिट्स द पार्टी इन इमेजिनेशन, तो वो पार्टी में जाने से पहले ही पार्टी की बातें सोचने लग जाता है कि पार्टी में ये होगा, पार्टी में वो होगा। तो यही इस पोइम की खासियत है, इंटरनल मोनोलॉग है, आपस में बात करता रहता है वो। तो इमेजिनेशन में चला जाता है और रिटर्न विदाउट अकम्प्लिशिंग हिज गोल, और इमेजिनेशन के अंदर भी वो प्रपोज नहीं कर पाता उसको, इमेजिनेशन में ही वो वापस आ जाता है पार्टी से बिना काम किए, बिना अपने गोल को अकम्प्लिश किए, तो इसलिए वो एक फेलियर है। द पोइम स्टार्ट्स विद एन एपिग्राफ फ्रॉम डांटेज इन्फर्नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस पोइम की
कि इस पोइम की जो शुरुआत होती है ना, वो दांते की एक बहुत ही फेमस पोइम है इन्फर्नो, उसकी 4 लाइनों से होती है शुरुआत। अब वो याद रखना है कि पोइम की शुरुआत एपिग्राफ से होती है। द एपिग्राफ थ्रोज लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम, और उस एपिग्राफ से हमें इस पोइम के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है कि ये पोइम किस बारे में होने वाली है। उस पोइम में उस इन्फर्नो की जो 4 लाइनें, उसमें ये बात बताई गई है कि जो आदमी हेल में चला जाता है एक बार, तो हेल में आकर के, नरक में आकर के वो अपने सिन किसी को भी बता सकता है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि उसकी कोई बदनामी हो जाएगी, क्योंकि हेल में जो एक बार आ जाता है वो वापस दुनिया में जाता नहीं है, वो हमेशा हेल में ही रहता है। तो इसी में ये बात बताया गया कि प्रूफरोग जो है वो अपनी बातें खुल करके बोल देता है इस पोइम के अंदर, कि उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। द टाइटल ऑफ द पोइम शोज़ द फॉल फ्रॉम द सबलाइम टू द लो। अब इस पोइम का टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरोग। इससे ही पता लगता है कि किस तरह से बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की ओर हम आते हैं। यानी लव सॉन्ग जो है वो तो एक बहुत ही अच्छा टाइटल है, बहुत ही ऊंची बात लगती है। लव सॉन्ग है तो पता नहीं क्या ही होगा इसके अंदर, लेकिन जब बात आती है लव सॉन्ग है किसका, जे एल्फ्रेड प्रूफरोग का है। जे एल्फ्रेड प्रूफरोग से हमारे दिमाग में एक ऐसे आदमी की इमेज बनती है जो बहुत ही कमज़ोर है, टिमिड है, डरपोक है और फिकल माइंडेड है, यानी उसका मन एक जगह पे टिकता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये तो लव सॉन्ग किस तरह का होगा फिर। तो शुरुआत इस तरह से होती है पोएम के नाम की, लव सॉन्ग, आगे एल्फ्रेड प्रूफरोग, तो एंटी क्लाइमैक्स हो जाता है। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब शुरुआत तो बड़ी ज़ोर शोर से होती है, लेकिन एंड बहुत ही हल्का सा होता है। तो आगे लिखा भी हुआ है लव सॉन्ग इज सबलाइम एंड प्रूफरोग इज लो। याद रखना, आपको टाइटल पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। द पोएम हैज़ मैनी ब्रीफ लाइन्स एंड मैनी क्वेश्चन मार्क्स आर ऑल्सो देयर। तो ये पोएम में छोटी छोटी लाइनें हैं और क्वेश्चन मार्क्स भी हैं कई। सेंटेंस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स ए क्लाइमैक्स बट एक्चुअली इट एंड्स विद एन एंटी क्लाइमैक्स। तो बहुत सारे इसमें सेंटेंस है, इट्स आएगा, इट्स सेंटेंसेस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स क्लाइमैक्स। ऐसा लगता है कि इसके सेंटेंस क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका अंत जो है बड़ा शानदार होने वाला है, लेकिन होता है एंटी क्लाइमैक्स है, यानी अंत बिल्कुल ही हास्यास्पद सा होता है। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज़ कन्वर्सेशनल। पोएम का स्टाइल कन्वर्सेशनल है, यानी बातचीत के स्टाइल में ये लिखी गई है। इट इज़ रेप्लेट विद इकोज ऑफ डेंटे, हैमलेट, डन, मार्वल एंड द बाइबल। तो इलियट की एक खास बात यह है कि वो बड़ा ही लर्नड पर्सन था, उसने बहुत कुछ पढ़ रखा था, तो जो उसने पढ़ाई की हुई थी उन सभी के एल्यूजन वो अपनी पोइम्स में देता था। तो यहाँ पे देखो हैमलेट का एल्यूजन है, डन का है, मार्वल का है, बाइबल का भी है। एट एवरी टर्न वी आर रिमाइंडेड ऑफ द टिमिड एंड अनसर्टेन नेचर ऑफ प्रूफरोग। और बहुत सारी जगहों पर हमें प्रूफरोग का अनसर्टेन और टिमिड नेचर हमें दिखाई देता है इस पोइम के अंदर। किस तरह से वो बड़ा ही नेचर उसका जो है वो बड़ा ही डरपोक सा है। प्रूफरोग इज ऑब्सेस्ड विद हिज ओवरवेलमिंग क्वेश्चन दैट इज़ टू प्रपोज हिज लेडी। तो प्रूफरोग के दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती है कि उसको प्रपोज करना है अपनी लेडी को, तो वो किस तरह से उसको प्रपोज करेगा। और वो प्रपोज करने वाला जो क्वेश्चन है उसको उसने बोला है ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। ओवरवेलमिंग क्वेश्चन का मतलब वो क्वेश्चन जो उसके दिमाग में हमेशा छाया रहता है। ही कीप्स पोस्टपोनिंग इज टास्क ऑफ प्रपोजिंग। अब क्योंकि उसको डर लगता है रिजेक्शन का, तो वो बहुत पूछता ही नहीं है, वो सोचता है कि पूछा और रिजेक्ट हुआ, पूछा और रिजेक्ट हुआ। तो इसमें बहुत सारी इमेजेस यूज़ की गई हैं। द पोइट हैज़ आएगा यहाँ पे, हैज़ यूज द इमेजेस ऑफ सॉर्डिड सिटी लाइफ, कॉफ़ी स्पून, मैजिक लैंटर्न, चिमनीज। ये आपको याद रखने, ये सिंबल है मॉडर्न सिविलाइजेशन की स्टेरिलिटी के। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में उसमें लिख सकते हो, कोई छोटा क्वेश्चन आए उसके अंदर। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, तो ये शुरुआती लाइन है, इसमें आसमान के वातावरण का वर्णन किया गया, तो इवनिंग को पेशेंट से कंपेयर किया गया है। टू लीड टू यू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, ओ डो नॉट आस्क व्हाट इज़ इट। तो वो एक जगह बात करता है, पार्टी में जाने से पहले अपने आप से पूछता है कि वो ओवरवेलमिंग क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, लेकिन मुझसे पूछो मत वो क्वेश्चन क्या है, मैं नहीं बताऊँगा। तो ओवरवेलमिंग क्वेश्चन क्या है, प्रपोज करना बिलवड को। इन द रूम द वुमन कम एंड वो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। ये जो पार्टी है ये मतलब हाई क्लास लोगों की पार्टी है, हाई फाई लोगों की पार्टी है। तो उसमें औरतें ज़्यादातर किस बात पे डिस्कशन करती हैं, कल्चर पे, एजुकेशन पे, आर्ट पे। तो ये माइकल एंजेलो उसी का ही प्रतीक है। माइकल एंजेलो एक बहुत ही फेमस मूर्ति बनाने वाला कलाकार था। तो वो कहता है कि वो जो पार्टी ऐसी वैसी नहीं है, वहाँ पे औरतें माइकल एंजेलो की बातें करती हैं। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, वो अपने जो प्रपोज करने वाला जो टास्क है उसको वो पोस्टपोन करता है, तो बाद में वो टाइम है बाद में कर लेंगे। देयर विल बी टाइम, ये भी वही बात बताता है कि वो पोस्टपोन करता रहता है अपने प्लान को।
आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी एंड स्पून्स। तो आगे वो ये कहता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ खास नहीं किया, मैंने सारी ज़िंदगी कॉफ़ी पीने में बिता दी है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। आगे वो कहता है कि पार्टी जब ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ले चुके होंगे, खा पी रहे होंगे, उसके बाद क्या मैं प्रपोज़ कर सकता हूँ? तो उसके लिए वो ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया है। इफ़ वन सेटलिंग ए पिल्लो बाय हर हेड शुड से दैट इज़ नॉट वट आई मेंट ऑल दैट इज़ नॉट एट ऑल। तो लास्ट में उसको ये लगता है कि अगर मैंने प्रपोज़ कर भी दिया तो कहीं वो लड़की मेरी बात को हंसी में ही ना उड़ा दे, कहीं वो ये कह दे कि नहीं मेरा तो ये मतलब था ही नहीं, मैंने तुम्हें इस नज़र से कभी देखा ही नहीं, मैंने तुमसे नॉर्मली बात की थी, तुम ये क्या समझ गए हो, कहीं वो ऐसा ना सोच ले। तो वो खुद ही बनाता रहता है अपने दिमाग के अंदर हवाई किले। ओके, अब आते हैं अपने अगली पॉइंट पे, द सेकंड कमिंग। ये W.B. यीट्स की लिखी हुई है, विलियम बटलर यीट्स की। इसमें भी निराशा का वातावरण है। इट इज़ रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, डिस्ट्रक्शन एंड अनार्की। क्योंकि ये उस समय लिखी गई 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और जगह जगह युद्ध चल रहे थे। तो W.B. यीट्स बड़ा ही निराश था वातावरण से। तो ये 1919 में लिखी गई है। इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में 8 लाइन्स है, बाद में 14 लाइन्स है। द पोइम ओपन्स विद द इमेज ऑफ ए फ्लाइंग फॉल्कन। तो पोइम की शुरुआत यही होती है फाल्कन और फाल्कनर से। तो फाल्कन जो है वो बाज होता है और फाल्कनर वो आदमी होता है जो बाज को उड़ाता है। तो यहाँ पे पोइम ये कहता है कि फाल्कन और फाल्कनर का कॉन्टैक्ट टूट रहा है। फाल्कन जो है वो उड़ता जा रहा है और फाल्कनर से दूर होता जा रहा है। तो यहाँ फाल्कन का मतलब इंसान से है और फाल्कनर का मतलब है भगवान। कि पुराने टाइम में भगवान और इंसान का रास्ता बना हुआ था। आजकल की सिविलाइजेशन के अंदर भगवान और जो इंसान है वो दूर होते जा रहे हैं। द फाल्कनर इज़ अनएबल टू कंट्रोल द फाल्कन, इट मीन्स मैन हैज़ लॉस्ट इट्स कनेक्शन फ्रॉम गॉड। इन द फर्स्ट पार्ट द पोइट डिस्क्राइब्स द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। तो पहले पार्ट में बताया जाता है कि किस तरह से जो क्रिश्चियन सभ्यता है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, वो टूट रही है। क्रिश्चियनिटी हैज़ ब्रोकन डाउन एंड अनार्की, वायलेंस एंड डिसबिलीफ हैव टेकन प्लेस। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्रोक डाउन कर गई है, असफल हो गई है, ख़राब हो गई है, और उसकी जगह अनार्की आ गई है। अनार्की यानी अराजकता आ गई है, हिंसा ने ले ली है और अविश्वास आ गया है हर तरफ। द सेकेंड पार्ट प्रेडिक्ट्स द कमिंग ऑफ ए बीस्टियल सिविलाइजेशन। वो दूसरा पार्ट है, उसमें वो बताता है कि किस तरह से क्रिश्चियन सिविलाइजेशन की जगह अब एक बीस्टियल सिविलाइजेशन आएगी, एक जंगली सभ्यता आने वाली है। क्योंकि चारों तरफ युद्ध युद्ध हो रहे हैं, आदमी आदमी को मार रहा है, खून खराबा हो रहा है। तो वो नहीं, उसको अब आस्था से विश्वास उठ गया उसका कि अब कुछ नहीं होने वाला है। द पोइट सीज ए फिगर विद द हेड ऑफ ए मैन एंड ए बॉडी ऑफ ए लॉयन। तो पोइट जो है एक ऐसी इमेज को देखता है इसमें जो वर्तमान सभ्यता को शो करती है। वर्तमान सभ्यता क्योंकि खून खराबे वाली है, तो वो एक ऐसा फिगर देखता है जिसका हेड जो है वो तो आदमी का है, लेकिन उसकी बॉडी लॉयन की है। यानी इंसान का मुखौटा मुखौटा रह गया बस, बाकी सारी चीज़ें शेयर की है, यानी जंगली हो गई है। इट मूव्स इन द डेजर्ट एंड इट इज़ सराउंडेड बाई डेजर्ट बर्ड। तो वो देखता है उस फिगर को कि वो रेगिस्तान के अंदर चल रही है। रेगिस्तान का मतलब यही है कि जब सारी सभ्यता आपस में लड़ मरेगी तो रेगिस्तान ही बचेगा। और जब वो आगे बढ़ती है तो उसके चारों ओर चीलें मंडराती हैं, उसके ऊपर ऊपर डेजर्ट बर्ड्स मंडराते हैं। वो एक अपशकुन का संकेत है, क्योंकि वो जो बीस्ट है जहाँ भी जाता है ना वहाँ तबाही लेके आता है। तबाही का युद्ध आता है, मारकाट होती है, तो लाशें बिछती हैं। लाशें बिछती हैं तो वो जो जानवर हैं, वो जो पक्षी जो उड़ रहे हैं वो खाते हैं, तो वो उसके ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। तो उसको ये लगता है कि ये जो स्पिरिटस मुंडी को शो कर रहा है। स्पिरिटस मुंडी इसमें एक वर्ड आएगा आगे। स्पिरिटस मुंडी का मतलब है वर्तमान समय की स्पिरिट, वर्तमान समय की भावना। तो ये शो कर रहा है कि वर्तमान लोगों की भावना यही है कि बस एक दूसरे को मार काट कर दो, जिंदा मत छोड़ो। तो वो जो बीस्ट है ना, वो उस मॉडर्न स्पिरिट को शो करता है कि यही है मॉडर्न स्पिरिट। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स मॉडर्न मैन्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ वॉर, कन्फ्लिक्ट, एंगर एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये जो फिगर है ना, जो बीस्टली फिगर है, वो इस चीज़ को शो करती है, आदमी का एटीट्यूड, बिहेवियर किस तरह से वॉर का है, कन्फ्लिक्ट का है, एंगर का है और डिस्ट्रक्शन का है। दिस फिगर इज गोइंग टू बेथलेहम वेयर क्राइस्ट वाज बोर्न एट दिस टाइम। तो वो जो फिगर है वो कहाँ जा रही है? बेथलेहम जा रही है। बेथलेहम है भगवान ईसा का जन्म स्थान। तो एक्चुअल में इस पोइम का नाम है द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग का एक्चुअल मतलब तो ये है कि क्राइस्ट फिर से आएंगे इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, क्योंकि जब जब पाप बढ़ेगा तो क्राइस्ट आएंगे। लेकिन W.B. यीट्स यहाँ पे सेकंड कमिंग के बारे में जब सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई भगवान क्राइस्ट तो नहीं आने वाले, अब तो कोई और ही आएगा भगवान क्राइस्ट को छोड़ करके। और वो वही है जो जो उसने जो चित्र देखा था
आदमी का सिर और बॉडी लॉइन की, तो उसको ये लग रहा है कि भगवान क्राइस्ट की बजाय तो अब तो ये बीस्ट आने वाला है जो पूरी दुनिया को ख़त्म ही कर देगा, तो कोई सेकंड कमिंग नहीं होने वाली है, सेकंड कमिंग दूसरी टाइप की होने वाली है। तो सेकंड कमिंग जो टाइटल है ना, आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल का मतलब क्या है, कुछ रहा और मतलब कुछ हो रही है। तो सेकंड कमिंग वो सेकंड कमिंग नहीं है जो क्राइस्ट ने जिसका वादा किया था। अब तो ये सेकंड कमिंग डिस्ट्रक्शन की सेकंड कमिंग है। दिस फिगर इज सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये जो फिगर है ये डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। द डेजर्ट इज ए सिंबल ऑफ प्रेजेंट सिविलाइजेशन, और डेजर्ट वर्तमान सभ्यता का सिंबल है। वर्तमान सभ्यता जो एकदम बैरन हो गई है। द टाइटल ऑफ द पोइम हैज इट शोर्स फ्रॉम द बाइबल, तो इसका जो बाइबल से ही शोर्स है सेकंड कमिंग, मैंने बता ही दिया आपको, क्राइस्ट का पुनर्जन्म। सो इन द पोइम द पोइट टॉक्स अबाउट द सेकंड कमिंग, इट इज़ नॉट द सेकंड कमिंग इन विच क्राइस्ट वॉज टू कम, इट इज़ द सेकंड कमिंग ऑफ डेवास्टेशन। तो ये जो सेकंड कमिंग है ये डेवास्टेशन की सेकंड कमिंग है, बर्बादी की सेकंड कमिंग है। द स्पिरिटस मुंडी, ये जो था स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड मैंने बताया था आपको, हैज़ कॉज द सेकंड कमिंग। और ये सेकंड कमिंग हुई क्यों? क्योंकि वर्तमान जो लोगों की थिंकिंग है, स्पिरिटस मुंडी जो है वर्तमान लोगों की सोच है वो ऐसी ही है जिससे बर्बादी तो होनी ही होनी है। द पोइम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। अब इम्पोर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं इसकी। द फाल्कनर कैन नॉट हियर द फाल्कनर, फाल्कनर नहीं आएगा, यहाँ फाल्कन आएगा। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, तो फाल्कन जो है वो बाज है, और फाल्कनर यहाँ पे फाल्कन मैन को रिप्रेजेंट करता है और फाल्कनर गॉड को। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब ये है विनाश हो रहा है, और सेंटर जो है उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, नहीं भगवान का कंट्रोल नहीं रहा, आदमी भी भगवान से जुदा हो गया है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, आगे वो कहता है हाँ सेकंड कमिंग होगी, लेकिन सेकंड कमिंग वो नहीं होगी जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्राइस्ट वाली सेकंड कमिंग तो ये दूसरी डेवास्टेशन वाली हो रही है। इट्स आवर हैज़ कम राउंड एट लास्ट, इसका समय आ गया है। अब वो जो फिगर थी उसका बताया गया ये, स्लाउचेज टूवर्ड्स बैथलेहम टू बी बॉर्न, और वो जो स्पिरिट है, वो जो फिगर है वो बैथलेहम की ओर जा रही है और वो दोबारा से जन्म लेने वाली है। अगला है द सोल्जर, ये छोटी सी पोइम है, सोनेट है, रूपर्ट ब्रूक की लिखी गई है। उसको वॉर पोइट बोला जाता है। ही फॉट फॉर इंग्लैंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक था, इंग्लैंड की ओर से लड़ा था, तो उसमें इंग्लैंड के प्रति देशभक्ति बड़ी कूट कूट के भरी हुई थी। तो उसने जो पोइम्स लिखी है एक सोल्जर की मनस्थिति बताती है, कितना प्यार करते हैं वो अपनी मातृभूमि से। ये वॉर पोइम है, सोनेट है 14 लाइन की, और इसका जो मेन थॉट है वो ये है कि वो कहाँ जहाँ कहीं भी दफनाया जाएगा उसको, वो खुद की बात कर रहा है कि मुझे जहाँ भी दफनाया जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड से बाहर युद्ध लड़ रहा है, तो वो कहता है कि इंग्लैंड से बाहर जहाँ भी मैं मरूंगा, जहाँ भी मुझे दफनाया जाएगा, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मैन है, उसने पूरी ज़िंदगी इंग्लैंड का खाया है, इंग्लैंड की हवा में सांस लिया है, इंग्लैंड की गलियों में घूमा है वो, तो वो खुद इंग्लैंड है एक। वो जहाँ वो दफन होगा समझ लो वो जगह इंग्लैंड हो गई। ये इसकी थीम है। ये वेर एवर ए मैन डाइज फॉर इंग्लैंड इज़ बरीड, दैट प्लेस बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, कि जहाँ कहीं भी वो आदमी जो इंग्लैंड के लिए मरता है, उसको दफनाया जाता है, तो वो प्लेस हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाता है। द पोइट एक्सप्रेसेस द पैट्रियोटिज्म ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, तो इसमें इंग्लिश सोल्जर का पैट्रियोटिज्म शो किया गया है। द पोइट हिमसेल्फ इज ए सोल्जर एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज डस्ट ऑफ इंग्लैंड, तो वो खुद एक सोल्जर था और अपने आप को इंग्लैंड की धूल मानता है। ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, ही हैज़ रोम्ड ऑन इंग्लिश सॉइल एंड ही हैज़ ब्रेथड इंग्लिश एयर, तो उसने इंग्लिश सॉइल में वो घुमा फिरा है, उसने इंग्लिश सांस ली है। आफ्टर हिज डेथ ही विल इंस्पायर पैट्रियोटिक फीलिंग्स फॉर इंग्लैंड इन हिज कंट्री में, वो जब वो मर जाएगा तो वो इंग्लिश लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास करेगा। ओके, इसकी इम्पोर्टेंट लाइन्स ये है जो आपके काम आ सकती हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी पोइम्स की इम्पोर्टेंट लाइंस, आप ये ज़रूर याद करके जाना, और इस पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप उसको करेक्ट ज़रूर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कोई सजेशन हो तो। ओके, गुड बाय, गुड लक।